हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन की क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। उसमें हम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये स्टडी कर रहे थे। हमारा फूड पहुंच चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा ये देखिए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फूड पहुंच चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा गया था? क्योंकि इसकी नैरो ट्यूब थी। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वाइड ट्यूब है। आप खुद ही देख लीजिए कितना डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि खाना हमारा पहुंचेगा अब लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बार ब्रीफ देखते हैं कि उसमें हुआ क्या था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके अंदर हमारे फूड के साथ क्या क्या हुआ था। सिंपलर फॉर्म में हमारा फूड कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, वो सिंपलर फॉर्म क्या थी? जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे ग्लूकोज में। प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो गए थे अमाइनो एसिड्स में। और जो फैट है वो कन्वर्ट हो गई थी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया था। इसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन हुआ था और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड वेसल के थ्रू ये पहुंचे थे हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास। और सेल्स ने अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज़ किया था। अमाइनो एसिड से फिर से प्रोटीन बनाए थे जो कि यूज़फुल थे। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज़ की थी। फैट एज ए फैट स्टोर हुए थे और कुछ जो थे उन्होंने सेल के कंपोनेंट्स बनाए थे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हुआ था इनका। फिर हमने कहा था कि ये तो डाइजेशन हुआ था। इसके बाद कुछ जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन किसी भी चीज़ का नहीं होगा। ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं होता। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या कि जो सोल्ट होता है और वाटर जो प्रेजेंट है किसके अंदर? अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, इन अनडाइजेस्टेड फूड। उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होता है। ये वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में, लॉस नहीं होने दिया जाता। ठीक है, तो इसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी में जल्दी से पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? जो अभी तक आपके फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें एक्सेस में वाटर था और सॉल्ट भी थे। ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। तो अब जो है हमारा जो स्टूल पास आउट होना था वो कैसा बन गया है? सेमी सॉलिड। अब ये कहाँ जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाएगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। रेक्टम पता है क्या है? स्ट्रक्चर ध्यान है किसी को? रेक्टम वेयर इज प्रेजेंट लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। दिस इज नोन एज रेक्टम। ठीक है, यहाँ पे जाके ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये स्टोर हो जाता है जब तक कि हमें अर्ज नहीं होती, हमारी डिज़ायर नहीं होती उसको एक्सक्रीट आउट करने की, तब तक ये रेक्टम के अंदर स्टोर्ड रहता है। और जैसे ही क्या होगा, हमारी अर्ज क्रिएट होगी, हमारी डिज़ायर होगी, उस टाइम पे ये एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है बाहर। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब अगर मान लो
तो ये पास आउट होगा, मतलब रिमूव कर दिया हमने बॉडी से, तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया ईजेशन। अब कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में कि जो सोल्ट और वाटर है इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता बॉडी में। अगर इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो आपका जो स्टूल या एक्सक्रीटा जो पास होना था ये सेमी सॉलिड होगा क्या? नहीं होगा। कैसा होगा? ये लिक्विड एक्सक्रीटा होगा। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं डायरिया। डायरिया क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें सोल्ट एंड वाटर जो एब्जॉर्प्शन है डज नॉट अकर, होता ही नहीं है। ठीक है, सोल्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो ये प्रोसेस ना होने से क्या होगा बॉडी के अंदर? हमारा वाटर लॉस हो रहा है, सोल्ट भी लॉस हो रहे हैं, वाटर लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो एक्सक्रीटा है वो वाटरी होगा, वाटरी। ठीक है, वाटरी एक्सक्रीटा या फिर स्टूल जो आपके पास आउट हो रहा था सेमी सॉलिड फॉर्म में था, वो अब वाटर की फॉर्म में बिल्कुल लिक्विड पास होगा। ठीक है, डायरिया को देसी लैंग्वेज में बोलते हैं दस्त। ओके, तो इसमें वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। वाटर जितना ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेगा उतनी ही ज़्यादा बॉडी में कमी होगी ना। तो वाटर बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी में, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है वाटर लॉस होने से। तो इस कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। मतलब डी मीन्स लॉस, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, मतलब वाटर लॉस हो गया, वाटर की कमी हो गई है बॉडी में। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है। अगर ज़्यादा दिन तक इस चीज़ पे ध्यान ना दिया जाए तो इसकी वजह से डेथ भी क्योज हो सकती है, क्योंकि हम कहते हैं कि वाटर इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, 70% बॉडी को कंटेन करता है ना वाटर। अगर वही चीज़ नहीं है तो वो डेथ तो अपने आप क्योज कर देगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ वो किस पे डिपेंड करती हैं? वाटर के ऊपर डिपेंड करती हैं टोटली। तो इसको क्योर करने के लिए कुछ जो प्रिकॉशंस होती हैं वो की जाती है। क्या करते हैं? वाटर को बॉयल करेंगे। ठीक है, बॉयल करने के बाद इस वाटर को कूल करेंगे और कूल करने के बाद इसमें शुगर एंड सोल्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको ऐड किया जाएगा, उसको मिक्स करके उस घोल को पीते हैं तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं ORS। सुना है कभी? ORS का घोल पी लो बेटा, पानी की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल किस लिए बोला गया है? क्योंकि इसको ऑरली दिया जाता है, पानी के अंदर मिक्स करके। आप मुंह से ही तो पीते होंगे, तो माउथ से इसको दिया जाता है, ना कि इंजेक्शन लगा के। ठीक है, तो माउथ से हम इसे कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको ओरल कहते हैं। रिहाइड्रेशन किस लिए बोला है? क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को दूर करता है, मतलब पानी जो लॉस हुआ था उसकी पूर्ति कौन करता है? ये ORS करता है, इस वजह से इसको रिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हमने इसकी प्रिकॉशंस देख ली कि ऐसे अगर हम करेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, वरना तो डेथ क्योज करता है। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा डेथ क्योज करता है। अब ये डायरिया होता क्यों है? ऐसे क्या कंडीशन आती है कि सोल्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों ही होना बंद हो जाते हैं? जो एक नॉर्मल सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन था वो डिस्टर्ब कैसे होता है? वो डिस्टर्ब होता है अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। बोलते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है? आपको डायरिया हो जाता है। आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सोल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो हमने क्या देखा? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसको लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वाइट ट्यूब होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो
5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की याद है आपको, 7.5 मीटर थी। तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड से सोल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, सेमी सॉलिड। ये सेमी सॉलिड फॉर्म किसके अंदर जाएगी, रेक्टम के अंदर। जो रेक्टम है वो इसको स्टोर करता है। जैसे ही अर्ज होगी हमें तो वो एनस के थ्रू जो सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा था वो पास आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईजेशन। ओके। और जिस टाइम पे अगर मान लो सोल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है उस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। ठीक है, डायरिया को देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दस्त। तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। उस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हमें सॉल्यूशन दिया जाता है जो कि ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, प्रोसेसेस देखे, स्टेप्स देखे जिनसे न्यूट्रिशन होता है। हम सारे स्टेप्स स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप था इंजेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर फूड जो होता है उसको इंजेस्ट कैसे किया जाता है, बाय माउथ, बाय स्टिंगिंग सेल्स, मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसके द्वारा कि कैसे इंजेशन होगा हमारी बॉडी में। उसके बाद बॉडी में फूड चला गया, जाने के बाद उसका डाइजेशन कैसे होगा, उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कैसे कट डाउन किया जाएगा। थर्ड, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद सेल्स के पास पहुंच गया वो। उसके बाद एसिमिलेशन कैसे होगा, सेल्स यूज़ कैसे करेंगी। फिफ्थ, ईजेशन, हमारी बॉडी में ईजेशन कैसे होता है। ठीक है, इंजेशन हमने कहा कि माउथ से या डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डाइजेशन हमने पढ़ा, डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, और मोस्ट कॉमनली और मेजर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन, ऑलमोस्ट जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, लेकिन सोल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन, सेल्स के ब्लड वेसल, मतलब जो एब्जॉर्प्शन था उसमें ब्लड वेसल में चला गया था जो फूड था वो हमारा। एसिमिलेशन में क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये फूड को कहाँ लेके जाएंगी, सेल्स के पास। सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ईजेशन, ईजेशन में जो फूड था जिसमें से कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, उसके बाद जो फूड एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। तो ये सारे स्टेप्स हम देख चुके हैं। होप सो आपको समझ आ गए हों। एक बार आप स्टडी करना खुद से, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। कुछ नहीं है, हमारी बॉडी का प्रोसेस है जो हमें ही समझने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।